नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम हाल में जो इजराइल ईरान संघर्ष भड़का है जी जून 2025 में, उस पर गहराई से बात करेंगे। जी हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, रॉयटर्स, द गार्डियन। जी तो इनकी रिपोर्ट्स और विश्लेषण के आधार पर बात होगी। बिल्कुल। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ और आज मतलब 18 जून तक ताज़ा हालात क्या बने हुए हैं, नुकसान कितना हुआ है, जानें कितनी गई हैं, और हाँ, दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया आ रही है। सही। तो ये सिलसिला शुरू हुआ 13 जून को। इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। हाँ, राइजिंग लायन। ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, मतलब हमला होने के अंदाजे से पहले ही हमला कर दिया गया। जी, एक बड़ा ऑपरेशन था ये। बिल्कुल, करीब 200 फाइटर जेट्स इस्तेमाल हुए और ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। सैन्य ठिकाने भी और परमाणु ठिकाने भी। तेहरान, इस्फहान, नतांज, ये सब निशाने पर थे। हाँ, और नतांज तो खास तौर पर उनके परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत अहम माना जाता है। बिल्कुल। और देखिए, ईरान का जवाब भी फौरन आया और काफी जोरदार था। हाँ, फौरन। उन्होंने भी सैकड़ों मिसाइलें दागी, बैलिस्टिक मिसाइलें, यहाँ तक की रिपोर्ट्स हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइलें भी थीं, और ड्रोन तो थे ही। और निशाने पर कौन थे? इजरायली शहर। जी, तेल अवीव, हाइफा जैसे शहर। तो ये एक तरह से सीधी टक्कर है, जो पहले कम देखने को मिलती थी। पहले प्रॉक्सी के जरिए ज्यादा होता था मामला, है ना? सही कहा, पहले इतना सीधा टकराव नहीं देखा गया। अच्छा, तो आज छठा दिन है इस संघर्ष का। जी, छठा दिन। और हमले रुके नहीं हैं। हवाई हमले, मिसाइलों का आदान प्रदान, ये सब जारी है। हाँ, लगातार चल रहा है। खबरें ये भी हैं कि तेहरान से लोग बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। एक अंदाजा है कि शायद 1 लाख से ज्यादा लोग राजधानी छोड़ चुके हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। शहर में डर का माहौल होगा, जाहिर है। बिल्कुल, और बुनियादी सुविधाएं वो भी चरमरा गई है। तो ये सिर्फ सैन्य ठिकानों की लड़ाई नहीं रह गई है, अब आम लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। और मानवीय क्षति की जो खबरें आ रही हैं, वो वाकई चिंताजनक हैं। ईरान का कहना है कि इजरायली हमलों में उनके यहाँ करीब 224 नागरिक मारे गए हैं। 224? हाँ, और इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ये सरकारी आंकड़ा है ईरान का। अच्छा। इसके अलावा उनकी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, IRGC, उसके कई सीनियर कमांडर और कुछ परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की भी खबर है। ये बड़ा नुकसान है ईरान के लिए। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा ना, नतांज, इस्फहान, वहां के परमाणु संयंत्रों को भी नुकसान की खबरें हैं। ये कितना गंभीर है, ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है, पर खबरें हैं। और इजराइल की तरफ क्या स्थिति है? इजराइल में भी करीब 24 लोगों की मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। शहरी इलाकों में नुकसान हुआ है, और तेल अवीव में जो अमेरिकी दूतावास की इमारत है, उसे भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने 1100 से ज्यादा ईरानी ठिकाने हिट किए हैं। हाँ, 1100 से ज्यादा। इसमें परमाणु साइट्स, मिसाइल लॉन्च पैड, IRGC के अड्डे सब शामिल हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन एक दिलचस्प बात सामने आ रही है, वो ये कि इजराइल के अपने जो इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है, जैसे कि एरो, हाँ, एरो सिस्टम, उनका स्टॉक कथित तौर पर तेजी से कम हो रहा है। जी, ये एक अहम पॉइंट है। एरो उनकी मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस की सबसे ऊपरी परत है, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए है। अगर इसका स्टॉक कम हो रहा है तो उन्हें दिक्कत आ सकती है आगे। बिल्कुल। और इसी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन से फॉरेन सप्लाई की जरूरत महसूस हो रही है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। तो अमेरिका का रोल क्या है इसमें अभी? क्या वो सीधे शामिल है? नहीं, अमेरिका सीधे लड़ाई में तो शामिल नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इस क्षेत्र में मदद भेजी है, जैसे हवा में फ्यूल भरने वाले टैंकर प्लेन, एक युद्धपोत, जो इजराइल की रक्षा में, मतलब उनके डिफेंस में मदद कर रहे हैं। तो एक तरह से सपोर्ट दे रहे हैं। और रूस, उनका क्या स्टैंड है? रूस ने इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे गैरकानूनी बताया है और परमाणु नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी है। ओहो। हाँ, वो कूटनीति पर जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को जांच करनी चाहिए। मतलब रूस का झुकाव ईरान की तरफ दिख रहा है, कह सकते हैं, या कम से कम वो इजरायली एक्शन के सख्त खिलाफ हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन और G7 देश वो तनाव कम करने की बात कर रहे हैं। उनका फोकस नागरिकों की सुरक्षा पर है। जी, उनका फोकस डी-एस्केलेशन और सिविलियन प्रोटेक्शन पर है। तो आप देख रहे हैं, अलग अलग रिएक्शंस हैं। हाँ, काफी अलग अलग। अच्छा, इस सब का अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ रहा है? तेल बाजार की बात हो रही थी, हॉर्मुज स्ट्रेट का जिक्र आया। देखिए, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, वो बहुत अहम है दुनिया के तेल व्यापार के लिए। हाँ, बहुत तेल गुजरता है वहां से। तो वहां शिपिंग में अगर कोई रुकावट आती है या उसका डर भी होता है, तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता बढ़ जाती है, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। और फुजेरा के पास एक टैंकर की टक्कर हुई है, उसका भी कोई लिंक है?
उसे सीधे तौर पर तो संघर्ष से नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन हाँ, इस तनाव भरे माहौल में ऐसी घटनाओं को भी शक की निगाह से देखा जाता है। चिंताएं तो बड़ी हैं। और दोनों तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो भी काफी तीखे हैं। हाँ, बयानबाजी तो बहुत तेज है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि लड़ाई तो अब शुरू होती है। मतलब मामला और बढ़ सकता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग कर दी है। बिना शर्त आत्मसमर्पण। जी। तो इस तरह की भाषा जो है वो माहौल को और खराब करती है। इससे डिप्लोमेसी के रास्ते और मुश्किल हो जाते हैं। विश्लेषक यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या इससे बातचीत की गुंजाइश खत्म हो रही है? सही। अच्छा, इजराइल के अंदर क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति पर कोई असर? देखिए, कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि फिलहाल उनकी स्थिति मजबूत हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अक्सर ऐसा होता है। हाँ, अक्सर होता है। लेकिन कई एनालिस्ट ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर ये लड़ाई लंबी खिंच गई तो ये उनके लिए उल्टा भी पड़ सकता है। जनता का समर्थन कम हो सकता है, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। तो अभी सब अनिश्चित है। बिल्कुल। और इस बीच जो डिप्लोमैट्स हैं उनकी पहली कोशिश यही है कि किसी तरह नागरिकों तक मानवीय सहायता पहुंचे, और दोनों देशों से अपील की जा रही है कि भाई लड़ाई रोकें और बातचीत की मेज पर वापस आएं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये इजराइल और ईरान के बीच शायद अब तक का सबसे सीधा और सबसे गंभीर सैन्य टकराव है। निसंदेह। इसने पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव को एक अभूतपूर्व, एक खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। जी। और इसका असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसके वैश्विक निहितार्थ हैं, परमाणु प्रसार के बढ़ते डर से लेकर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर असर, और देशों के बीच जो रणनीतिक गठबंधन है उन पर भी असर पड़ रहा है। सही कहा आपने। और यहाँ एक दिलचस्प बात सोचने वाली ये है कि स्थापित समीकरण कितनी तेजी से बदल सकते हैं। हाँ। और जब बयानबाजी इतनी तीखी हो, सैन्य संसाधन जैसे आपने इंटरसेप्टर्स की बात की, वो कम पड़ने लगे, तो क्या तनाव घटाने के लिए कुछ ऐसे नए शायद अपरंपरागत डिप्लोमेटिक रास्ते खोजने होंगे जिनके बारे में पहले शायद सोचा भी नहीं गया था? ये एक अहम सवाल है और शायद इसी सवाल पर हमें सोचने की जरूरत है आगे। जी बिल्कुल। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।